नेक्स्ट हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दूसरी कविता अट नहीं रही का अध्ययन करेंगे। अट माने होता है यहाँ पे समाना। समाना का मतलब उसके अंदर प्रविष्ट न होना, मतलब माँ नहीं रहना, मतलब बहुत जगह बहुत कम होना और कंटेंट बहुत अधिक होना, समाना। तो इनकी कविता है अट नहीं रही है। तो देखिए आप इनकी कविता। अट नहीं रही है आभा फागुन की, सट नहीं रही है। सट आभा यानी चमक, सट यानी वही समाना। अट और सट दोनों का मतलब होता है समाना। यहाँ पर फागुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है, मतलब फागुन की सुंदरता इतनी फैल रही है कि वो प्रकृति के अंदर समा नहीं रही है, इस चीज का वर्णन किया गया है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का वर्णन है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पर में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, उर यानी हृदय, मंद गंध पुष्प माल, पुष्प माल यानी फूलों की माला। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट यानी जगह जगह, यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शोभाश्री यानी सौंदर्य से भरपूर, यानी सुंदरता से भरपूर। पट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। कविता बहुत सरल है। इस पूरी कविता में फागुन की सुंदरता प्रकृति के अंदर समा नहीं रही है, इस चीज का वर्णन कर रहे हैं कवि। तो सबसे पहले आप देखिए कविता की व्याख्या। इसका सबसे पहले आप संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत कविता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही से अवतरित है। इसमें फागुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि इस कविता में फागुन में ऋतुराज बसंत का आगमन होता है, मतलब जो बसंत ऋतु है उसका आगमन होता है, प्रवेश होता है, और उसकी सुंदरता सबसे अनुपम होती है। उसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। तो देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कवि फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन का जो महीना है उसके अंदर इतना अत्यधिक सौंदर्य लिए हुए है कि उसकी जो सुंदरता है वो समा नहीं पा रही है, हमारी आंखों में नहीं समा पा रही है, प्रकृति में नहीं समा पा रही है। यह सुंदरता प्रकृति के साथ साथ मानव तन पर भी उभर कर आ रही है, मतलब मानव तन पर भी ये सुंदरता दिखाई दे रही है। फागुन महीने में बसंत की सुंदरता इस प्रकृति में नहीं समा रही है, लोगों की आंखों में नहीं समा रही है, और यही सुंदरता मनुष्य के तन पर भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। कहने का मतलब ये कि मनुष्य के चेहरों पर फागुन मास के आते ही, बसंत ऋतु के प्रवेश करते ही खुशी झलक उठती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कहता है कि इस महीने में कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है, उससे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो, और इससे घर घर महक उठता है। मतलब बसंत ऋतु में मंद मंद हवा आती है और उससे ऐसा लगता है कि कहीं हवा का झोंका उठता है, तो उससे ऐसा लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो। यहाँ पर फागुन महीने में बसंत ऋतु का वर्णन किया है, तो यहाँ पर ये कहा है ना कि भाई तुम खुलकर सांस ले रहे हो, तो ये यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हो रहा है, उसे मानवों की तरह बताया जा रहा है। और इससे घर घर महक उठता है, इस सांस लेने से घर घर महक उठ रहा है। तुम उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, तुम वातावरण में ऐसी मदहोशी भर देते हो कि मन रूपी पक्षी कल्पनाओं के पंख लगाकर इस स्वच्छंद आकाश में उड़ने के लिए व्याकुल हो उठता है। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मन रूपी पक्षी बोला है, तो ऐसे वातावरण में हमारा मन जो है इस खुले आकाश में उड़ने के लिए व्याकुल हो उठता है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहता है कि जो ये सब तरफ
फागुन के फैले सौंदर्य का दर्शन करता है या देखता है तो उसकी जो ये आंखें हैं इस फैले हुए सौंदर्य को देखकर हटती नहीं है, इसलिए वह अपनी दृष्टि को हटा नहीं पा रहा है। पेड़ पौधों की जो ये डालियां हैं ये हरे हरे पत्तों से लद गई है इस फागुन मास में बसंत ऋतु के आने पर, और वे कहीं अपनी हरियाली और कहीं लालिमा झलकाती हुई प्रतीत होती है। ये सुंदरता कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो ये कहीं वृक्षों के गलों में मंद मंद सुगंध फैलाने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि बसंत के इस वातावरण में वृक्षों की डालियों पर सुगंधित फूल खिल गए हैं जो अपनी धीमी धीमी सुगंध चारों ओर फैला रहे हैं और जगह जगह अपनी सुंदरता इतनी अधिक फैला रहे हैं और खिल उठी है कि जो समा नहीं पा रही है वह सब जगह प्रकट हो रही है। तो कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और फागुन मास में प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है इस कविता में। आप इस पूरी कविता का एक साथ ही संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर लेंगे और इसके काव्य सौंदर्य में भी आप यही लिखेंगे कि इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ये सारी बात आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। इसकी भाषा सरल और अलंकारिक है। चलिए अब देखिए इनके क्वेश्चन आंसर्स। आप इनके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कॉपी में करने हैं। सबसे पहले उत्साह के देखिए। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? क्वेश्चन नंबर 1 आपको करने हैं सारे कॉपी में। तो देखिए इसका आंसर, कवि फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए बादलों से इसलिए कहता है क्योंकि गरजना जो है वो क्रांति लाने का सूचक है। कवि इससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। कवि चाहता है कि इस समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो उसके लिए क्रांति करना जरूरी है, इसलिए कवि यहाँ पर गरजने के लिए कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बादलों की गर्जना और घुमड़ घुमड़ से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है। जब बादल गरजते हैं या बिजली चमकती है तो कितनी तेज आवाज और तेज गति होती है। हमें ऐसा लगता है कई बार कि जैसे वो बहुत क्रोधित हो रहे हैं। उसी से वह धरती की तपन को हर कर उससे शीतलता प्रदान करते हैं। और जब वो तेज गरजते हैं और जितनी तेजी से गरजते हैं उतनी ही तेजी से वो बरसते भी हैं और फिर वो बरस कर इस तपी हुई गर्मी को इस शीतलता प्रदान करते हैं। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और क्रांतिकारी शक्ति की इच्छा रखता है जिससे ये जो पीड़ित जनता है इसको सुख प्राप्त हो सके। थर्ड नंबर देखिए, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो देखिए ये आईएमपी क्वेश्चन अधिकतर आता है। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। एक तो जो पीड़ित यानी दुखी प्यासे जो लोग हैं उनकी प्यास बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में संकेत करता है कि भाई उनका जीवन सुखमय हो। और दूसरा यहाँ पर उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुष के रूप में, जिस व्यक्ति के अंदर नया कुछ करने का उत्साह होता है, संघर्ष करने की भावना होती है, उस व्यक्ति के अंदर क्रांतिकारी रूप लाने के रूप में बताया गया है। और तीसरा जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। और फोर्थ नंबर समाज को नव जीवन की प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में मतलब इसका संकेत करता है। फोर्थ नंबर देखिए, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वनियात्मक यानी ध्वनि प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। नाद सौंदर्य
किसे कहते हैं या नाच सौंदर्य कब कहलाता है, तो इसका उत्तर यही मिल गया है आपको कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि का प्रभाव, विशेष ध्वनि का प्रभाव पैदा हो, उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। ये इस क्वेश्चन में एक आंसर है, इसे भी आप लिखेंगे कि नाद सौंदर्य किसे कहते हैं। तो अब देखिए, उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द है जिनमें नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, आप छाट कर बताइए। तो सबसे पहले उत्साह कविता में देख लीजिए आप कि घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, इस पंक्ति में नाद सौंदर्य का वर्णन हुआ है। ललित ललित काले घुंघराले, इस पंक्ति में भी नाद सौंदर्य का वर्णन हुआ है। बाल कल्पना कैसे पाले, इसमें भी नाद सौंदर्य। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन में भी एक आंसर है और इसकी जिन पंक्तियों में नाद सौंदर्य का वर्णन हुआ है वो मैंने आपको अभी बोलकर बता दी है। तो ये आपको चारों क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं। उसके बाद देखिए रचना और अभिव्यक्ति। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। यह आप स्वयं अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपके अंदर भी प्रकृति के सौंदर्य को देखकर कोई नई कविता लिखने की अगर कवि इच्छा उत्पन्न हो रही है तो आप अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से रफ कॉपी में लिख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। आगे आता है पाठ्येतर सक्रियता। बादलों पर अनेक कविताएं, कुछ कविताओं का संकलन करें और उनका चित्रांकन भी करें, यह आपको नहीं करना है। उसके बाद आता है अट नहीं रही है, कविता के क्वेश्चन आंसर्स देखिए। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। यहाँ भी एक क्वेश्चन रेडी हो रहा है कि छायावाद की क्या विशेषता है। तो छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों यानी अंदर मन में उठने वाले भावों का बाहर की दुनिया से तालमेल बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, मतलब ये जो हमारी धारणा बनी हुई है ये कैसे पुख्ता पक्की हो जाती है, लिखिए। तो देखिए आप इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो देखो, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर ये बात हमारी पक्की हो जाती है। पहली तो ये पंक्ति है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही। इन पंक्तियों में मानवीकरण द्वारा फागुन की शोभा को मानव मन में उठी उमंगों का रूपक दिया गया, जिससे ऐसा लगता है कि फागुन और मानव दोनों एक हो गए हैं। मतलब ये अंदर के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया है ना, मतलब अंदर कविता के भाव और बाहर मतलब मानव का रूप दिया है। तो इस कारण यहाँ पर मतलब इन पंक्तियों में ये मतलब इससे ऐसा लगता है कि फागुन और मानव दोनों एक हो गए। और दूसरी पंक्ति ये है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ पर पक्षियों के मतलब पक्षी बाहरी दुनिया और अंदर के भाव जो उठ रहे हैं उनका तालमेल बिठाया इन पंक्तियों में। तो ये दोनों पंक्तियां आप इसके आंसर में लिखेंगे। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि उस समय बसंत आया है और ये सारी प्रकृति शोभा और मनोहारी एवं रंग बिरंगी हो जाती है। कवि का मन उस सुंदरता को लगातार देखते रहना चाहता है, इसलिए वह इस सुंदरता को निहारता रहता है और वह चाहकर भी अपनी आंखों को उस पर से हटा नहीं पा रहा है। फागुन में ही बसंत ऋतु का आगमन होता है और बसंत ऋतु के आने से ही
प्रकृति के अंदर नए नए परिवर्तन होते हैं, जिससे सारी सुंदरता चारों ओर व्यक्त होती है और उसी सुंदरता को कवि देखते रहना चाहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन वैसे तो विभिन्न रूपों में किया है, क्योंकि कवि ने उसे फागुन में प्रकृति की शोभा सब ओर छाई हुई प्रतीत होती है और वह उससे हर स्थिति में प्रभावित हो रहा है। उसे प्रकृति की व्यापकता और सौंदर्य के दर्शन, पेड़ पौधों में आए नव किस लयों मतलब नए नए परिवर्तन, नई नई ये जो इनकी कपोलें निकलती है उसमें और खिले हुए फूलों आदि में दिखाई दे रहा है। फूलों की सुगंध मतवाली वायु के साथ प्रसारित हो रही है। प्रकृति में नहीं तन मन पर भी छा रही है फूलों की खुशबू और उसका सीधा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। ये सारा परिवर्तन प्रकृति में हो रहा है और इसका सीधा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है और ये फागुन में आए बसंत ऋतु के कारण ये सारा परिवर्तन हो रहा है, जिससे उनके मन उमंगित हो रहे हैं, लोगों के मन, कवि के मन। कवि इसके सौंदर्य से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है, वह इसकी फैले हुए रूप को ही केवल देखता रहता है और एकटक निहारता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है या बाकी ऋतुओं से भिन्न है? तो देखिए, फागुन में बसंत का प्रसार होने से सारा वातावरण मतलब फागुन में ही बसंत ऋतु का प्रसार यानी फैलाव हो जाता है और सारा वातावरण मादकता से भर जाता है, मदहोश कर देता है। उसकी यह मादकता और सुहावनापन उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न कर देती है। ऐसा और किसी ऋतु में नहीं होता, केवल इसी ऋतु में होता है। फागुन में रंग बिरंगी प्राकृतिक सुंदरता चारों ओर छा जाती है। पेड़ पौधों की डालें नए नए पत्तों से सज जाती है, वहीं वे फूलों से सुसज्जित होकर चारों ओर हवा के झोंकों के साथ अपनी सुगंध बिखेरने लगते हैं। पक्षियों का ही क्या, मानव मन भी उमंगित होकर चहकने लगता है। इसलिए ये ऋतु बाकी ऋतुओं से भिन्न और मन को मदहोश करने वाली होती है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखी है। ये विशेष आता है क्वेश्चन, ये IMP भी है और अधिकतर ये एग्जाम में आता है। तो देखिए आप इसका, निराला का जो ये काव्य शिल्प है, इन्होंने जो ये 2 कविताएं लिखी है, इन कविताओं के अंदर क्या क्या है, इसे काव्य शिल्प है। तो इनका जो काव्य शिल्प है उसकी मुख्य विशेषता ये है कि प्रकृति चित्रण के माध्यम से मन के भावों को अभिव्यक्ति देना। अभी कवि ने अपने मन की इच्छा को प्रकृति के माध्यम से ही तो व्यक्त किया है। इन कविताओं में भी फागुन के सुहावने और मादक वातावरण के द्वारा मन की मौज और उमंग का चित्रण सरलता के साथ किया है कवि ने। निराला के जो ये काव्य शिल्प है, इसकी दूसरी विशेषता है कि प्रकृति के जो ये क्रिया है, व्यापार, क्रिया व्यापार यानी कर्म, मानव के क्रिया व्यापार को देखना अर्थात मानवीकरण। यहाँ पर भी कवि ने प्रकृति की झांकी में मानव झांकी का अवलोकन किया है। जैसे कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इसके साथ ही उत्साह कविता में मानवीकरण का उदाहरण देखिए। ये जो अभी मैंने पंक्तियां पढ़ी, यहाँ पर मानवीकरण किया गया। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो। कहने का मतलब ये कि निराला के काव्य की तीसरी विशेषता है गीति शैली। इन कविताओं में गीति शैली के गुण दिखाई देते हैं, जैसे संक्षिप्तता, अनुभूति, प्रवाहमयता, गेयता आदि। कवि निराला के काव्य शिल्प की अन्य विशेषता सांकेतिकता और लघु शब्दों का प्रयोग, ये विशेषताएं भी इन कविताओं में उभर कर सामने आती है। इन्हीं विशेषताओं के अलावा तत्सम शब्दावली, खड़ी बोली, प्रतीकात्मक शैली, अलंकारों का प्रयोग और बड़े ही काव्य कुशलता के साथ इन्होंने किया है। इस कारण इन कविताओं में काव्य शिल्प की विशेषताओं के रूप में हुआ है।
इस कारण इनकी कविताएं विशेष और अनोखी है। रचना और अभिव्यक्ति। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देता है उन्हें लिखिए। या आप चाहो तो अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में स्वयं कीजिए, फिर कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पाठ्येतर सक्रियता। फागुन में गाए जाने वाले गीत जैसे होरी, फाग आदि गीतों के बारे में जानिए। तो ये तो आप मतलब इनसे जानकारी प्राप्त कीजिए नेट पे से, या फागुन के महीने में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं इनका सिर्फ अध्ययन कीजिए, इनको भी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। शब्द संपदा। ये जो शब्दार्थ है इन्हें आपको लर्न करना है और कॉपी में भी लिखना है। इस कविता में निराला फागुन के सौंदर्य में डूब गए हैं। उनमें फागुन की आभा रच गई है, ऐसी आभा जिसे न शब्दों से अलग किया जा सकता है और न फागुन से। ये निराला की मुख्य विशेषता है, इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिए। और ये एक और कविता है। फूटे आमों में बेर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर सभी बंधन छूटे हैं। या आप ऐसे ही अध्ययन कर लीजिए इस कविता को। इसको न तो कॉपी में लिखना है न इसकी व्याख्या करनी है। जिसको करना था वो मैंने आपको सब समझा दिया। तो इस चैप्टर का आप संपूर्ण कार्य अपनी कॉपी में करेंगे और लर्न करेंगे। धन्यवाद। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।